हेलो बच्चों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पंकज जायसवाल और आप देख रहे हैं द होप क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इसका नाम है कॉम्प्लेक्स साल्ट, हिंदी बोलेंगे उप सह संयोजक यौगिक या संकर लवण। आज इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर ज्ञान के लिए, पेपर के लिए और अन्य कंपटीशन जैसे आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट, ट्रिपल एम, यूपीटीयू जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी बोर्ड में यहाँ से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कंपटीशन के पेपर में यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि 4 से 12 नंबर तक का आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ इसको हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे ताकि जो पॉइंट मैं आपको बोलूंगा आप उसको लिखते रहें, और साथ ही साथ इसका जो नोट्स है आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप इसको लिखते रहें क्योंकि अपनी भाषा में लिखा गया शब्द आसानी से समझ में आता है। ओके बच्चों, सबसे पहले सवाल आपके लिए है। सवाल है ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो आप कहेंगे कि सर, ऐसा कंपाउंड जहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि ऐसे यौगिक जहां पर उपसह संयोजक बंध बनता है उन्हें हम बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। सवाल अब यह है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है। तो लेविस एसिड और लेविस बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोला मैंने? लेविस एसिड यानी कि लेविस अम्ल और लेविस क्षारक के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? बनेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब सवाल यह है कि लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर आपके पास एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, आप लोग एक नियम है जो बहुत ही फेमस नियम है, जानते होंगे, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। ये नियम क्या कहता है कि यदि किसी एलिमेंट के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो एलिमेंट हमारा स्टेबल एलिमेंट होता है। ओके बच्चों, तो अगर मान लो आप यहां पे एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है और एलिमेंट बी का ऑक्टेट पूरा है और साथ में इसके पास एक लोन पेयर है। क्या है बच्चों? एक लोन पेयर। अब सवाल यह है कि लोन पेयर क्या होता है। तो आप जानते होंगे लोन पेयर जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। ओके, जहां पर क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। या इसको एक चीज और कहा जाता है पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। यानी जोड़ा क्या होता है? जहां पर 2 चीजें होती हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन के पेयर की बात करता है, यानी कि ये क्या होगा? जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? लोन पेयर या तो पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको मैं नहीं बोलूंगा कि क्या होता है, अब इसको मैं नहीं बोलूंगा कि क्या होता है, आप समझेंगे। मैं बार बार नाम लूंगा पेयर इलेक्ट्रॉन का या तो लोन पेयर का, तो आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके बच्चों, ये एलिमेंट बी अपना लोन पेयर या पेयर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ए को ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये बी है, ए है, इसके पास यहां पर एक लोन पेयर है। ये ऐसे हम शो करते हैं लोन पेयर को, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर यहां पर आया, कहां पर आया? ए पर आएगा, ठीक है। और यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट के थ्रू ट्रांसफर होता है इस बॉन्ड में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में।
कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही एलिमेंट के थ्रू किसी दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आपका बी है और ये ए है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनता है तो हम उसको एरो से शो करते हैं, और इसने बी ने ए को दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे। अगर ए ने बी को दिया होता तो ये ऐसे बना, अब हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना बात। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या इसको कहा जाता है डेटिव बॉन्ड। क्या कहा जाता है बच्चों, डेटिव बॉन्ड भी इसको, या डेटिव बंध भी इसको कहा जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, तो मैंने कहा आपसे ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, तो उसका आंसर था कि ऐसे कंपाउंड जहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर सवाल ये था कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो लेविस एसिड और लेविस बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और लेविस एसिड यानी कि लेविस अम्ल, लेविस अम्ल प्लस लेविस क्षारक के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, या कहेंगे इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपके मन में बच्चों ये सवाल आ रहा होगा कि लेविस एसिड और लेविस बेस होता क्या है। तो बहुत सिंपल सी इसकी बात है, आपने 11th में इसको पढ़ा भी होगा। तो लेविस एसिड लेविस बेस क्या होता है, तो ध्यान देंगे यहां पे। लेविस बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी कि दान करता है या तो त्यागता है, यानी कि वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या दान करते हैं उनको हम बोलते हैं लेविस क्षारक या लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन दाता, इसको हम बोलेंगे दाता है, ये देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन दाता। एंड लेविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता होगा, क्योंकि एक आदमी दे रहा है अगर तो दूसरा आदमी लेगा भी, तो जो देता है उसे बोलते हैं लेविस बेस, और जो लेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही, इसे क्या बोलेंगे, ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही। ओके बच्चों, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होगा, लेविस एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको बोलेंगे हम लेविस बेस। ओके बच्चों, तो पहले हम कुछ बेसिक बात करेंगे, ठीक है। वो सब करने के बाद यानी कि ये कंपाउंड आया कहां से, किसका टाइप है, ये कैसे कैसे यहां पर ये आया, तो उसे जानने के बाद यानी कि पहले हम बेसिक बात करेंगे। उस बात को करने के बाद, ठीक है, उसके बाद मैं फिर से इस पॉइंट पर आऊंगा और फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है आणविक, यौगिक, या इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड, ठीक है। तो जब कभी दो साल्ट को, साल्ट क्या होता है, लवण होता है, जब किसी दो साल्ट को आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उन्हें क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड। क्या बोला मैंने, जब किसी दो साल्ट को आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उन्हें बोलेंगे एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यानी कि आणविक यौगिक। समझेंगे इसको कि अगर आपके पास एक साल्ट ए है और एक साल्ट बी है,
करना कि आपको है यहाँ पे ये करना है कि आप इन दोनों को एक साथ या अलग अलग हीट कर दो। ठीक है, हीट कर दो, गर्म कर दो। तो गर्म करने के बाद ये क्या बनेगा? गर्म करने के बाद ये बनेगा भाप, यानी कि वाष्प, यानी कि वेपर। ठीक है, इनको हमने गर्म किया, तो गर्म करने के बाद ये क्या बनेगा? ये भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। ठीक है, और जब ये भाप बन जाएगा तो उसको मैं कहीं पर इकट्ठा कर लूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, कहीं पे इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद इसको मैंने वापस से ठंडा कर दिया। क्या किया? इसको मैंने कूलिंग कर दिया, कूलिंग यानी कि इसको मैंने ठंडा कर दिया। इसको किया मैंने, जो वेपर मिला मुझे हीट करने के बाद जो वेपर मिला है उसको मैंने यहाँ पे ठंडा कर दिया है। तो ठंडा करने के बाद जो क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे, जो क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे उन्हें हम बोलेंगे कि साल्ट ए और साल्ट बी का एडिशनल कंपाउंड है। ठीक है ना? जो कूलिंग करने के बाद जो हमें यहां पर प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे कि ये हमारा साल्ट ए और साल्ट बी का एडिशनल आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। अब बच्चों इसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है, तो देखते हैं इसके दो पार्ट क्या क्या हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द्विक लवण। द्विक लवण, इसको बोलते हैं डबल। द्विक मीन्स क्या? डबल, और ये है सॉल्ट, यानी कि बन गया आपका डबल सॉल्ट। इसका फर्स्ट टाइप क्या बन गया? डबल सॉल्ट। और इसका सेकेंड टाइप होता है उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, या इसका एक और नाम है, उसको कहा गया है संकर, शंकर लवण। शंकर लवण जो कि आपके चैप्टर का नाम है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो बच्चों अब सवाल ये है कि डबल सॉल्ट क्या होता है। जैसे आप एज्यूम करो कि आपके पास साल्ट ए है और साल्ट बी है, और अगर इनके मोल अगर समान है तो इनको कंबाइन करने पर हमें डबल सॉल्ट ही प्राप्त होता है। जैसे कि अगर साल्ट ए है, इसका मोल 10 है और बी का भी मोल अगर 10 है, यानी कि ये सेम है इनके मोल, इनको कंबाइन करने पे जो हमें साल्ट प्राप्त होगा उसको बोलेंगे हम डबल सॉल्ट या तो द्विक लवण। या इसका मोल अगर 5 पे है, इसका मोल भी क्या हो? 5 ही हो, सेम यहां पर मोल हो। अगर इनका मोल सेम है तो इनका रेशियो क्या होगा? यानी कि दोनों के, इसको अगर मान N1 है, ये N2 इसके लिए, ये N1 है इसके लिए, ये इसके लिए N2 है, तो N1 रेशियो N2 क्या बनेगा? 10:10 बनेगा, यानी कि 1:1 बन गया। ओके, यहां पर भी N1 रेशियो क्या है? N2। ये क्या है? 5:5 है, यानी कि क्या बन गया? 1:1। कि अगर दो साल्ट हैं, साल्ट ए और साल्ट बी है, तो उनका जो मोल है, मोल कैसा हो? सेम हो, या तो उनके मोलों का अनुपात रेशियो 1:1 हो, तो ऐसे साल्ट डबल साल्ट बनते हैं। ओके बच्चों, अब डबल साल्ट की कुछ प्रॉपर्टी है, तो हम लोग डबल साल्ट की प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। PROPERTY, प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है,
तो इसका एग्जाम्पल एक यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसका एग्जाम्पल एक क्या हो जाएगा, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइच SO4 6H2O। ये डबल सॉल्ट का एक एग्जाम्पल है। इसका नाम है मोहर लवण। मोहर लवण। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है लाइट ग्रीन, हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। ओके बच्चों, तो ये बन गया आपका उसका, ये बन गया आपका डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रॉपर्टी पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डबल सॉल्ट को अगर आपने जल में डाल दिया, ठीक है, तो ये अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो जैसे कहेंगे कि इनके लवण जलीय विलयन में या बोलेंगे ऐसे कि जलीय विलयन में इनके लवण, अब बोलेंगे कि इनके लवण जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 2, ये जलीय विलयन में धन परीक्षण देते हैं। अभी समझेंगे क्या होते हैं ये धन परीक्षण देते हैं। ओके बच्चों, अब यहां पर देखो, जैसे आपके पास डबल सॉल्ट है KCl MgCl2 6 वाटर, ठीक है। अगर इसको मैंने जल में डाल दिया तो अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। आयनों ब्रेक कैसे होता है आपको करने आता है कि नहीं आता? नहीं आता है? चलो खैर कोई बात नहीं, देखो कैसे करते हैं, समझो। अगर हमारे पास A है और B है, कोई कंपाउंड AB है, इसको आयनों में ब्रेक करना है। AB2 मान लो है, AB2 है, बहुत सिंपल है। आप लिखो यहां पर A, यहां पर लिखो B। अब यहां 2 है तो यहां 1 होगा, ठीक है ना। अब ये 2 यहां पे जाएगा इसके ऊपर और ये A जाएगा B के सर के ऊपर, तो 2 आ गया यहां पे, 1 आ गया यहां पे, और यहां लगा देंगे प्लस और यहां पे माइनस, बीच में प्लस, बस अपने आयनों में ये ब्रेक हो गया। जैसे और करेंगे, जैसे आप मान लो कि MgCl2 है, तो कैसे ब्रेक होगा? इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो कहेंगे यहां पर कि बन गया Mg और ये Cl। इसका 2 Mg के सर के ऊपर जाएगा और इसका 1 Cl के सर पे, तो बन गया Mg+2 प्लस Cl माइनस। ऐसे हम आयनों ब्रेक कर सकते हैं। या लिखाओ KCl, ये आयनों में कैसे ब्रेक होगा? तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसका 1 K के ऊपर, इसका 1 Cl के ऊपर, तो बन गया K प्लस Cl माइनस K प्लस। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे आयनों में ब्रेक करते हैं। तो ये भी अपने आयनों में ब्रेक होगा, तो कैसे होगा? KCl, इनको अलग ब्रेक करेंगे, इनको अलग करेंगे। तो KCl का ब्रेक करने पे क्या आएगा? लिखा मैंने यहाँ पे K प्लस और प्लस Cl माइनस एंड प्लस। अब इसको ब्रेक करेंगे बच्चों, तो यहां पर मैंने ब्रेक किया हुआ है
आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बन गया आपका Mg+2 एंड +Cl-। तो यानी कि डबल साल्ट को जल में डालने पर ये अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल करेंगे यहाँ पे। अगर मेरे पास एक कोई डबल साल्ट है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6 वाटर। अब इसको मैंने जल में डाल दिया तो ये क्या होगा, अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा। कैसे होगा ब्रेक? Fe को ब्रेक करने पर क्या बनेगा, Fe प्लस बनेगा। SO4 क्या बनेगा, SO4-2 बनेगा और NH4 प्लस बनेगा। तो ये अपने आयनों में ब्रेक हो जा रहे हैं। तो इसके दो प्रॉपर्टी हो गए हैं। क्या क्या? ये जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कि ये जलीय विलयन में अपने सभी आयनों के लिए, जो इसके आयन दिए हुए हैं, ये जलीय विलयन में अपने सभी आयनों के लिए धन परीक्षण देते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इसका क्या होगा कि ये अपनी पहचान जलीय विलयन में खो देते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि अपनी पहचान यहां पे खो रहे हैं। बोलेंगे कि ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, खो देते हैं या अपनी पहचान बरकरार नहीं रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। ओके बच्चों, अब इसके सेकंड पॉइंट पे हम आएंगे, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम सीखते हैं कि क्या होते हैं। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CC, शॉर्टकट CC, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये डबल साल्ट का उल्टा होता है, ठीक है ना। जैसे कि डबल साल्ट में क्या था कि वो अपनी पहचान को खो रहे थे जलीय विलयन में, तो कहेंगे कि ये जलीय विलयन में अपनी पहचान नहीं खोते हैं, वो अपने आयनों में पूर्णतः ब्रेक हो रहे थे। कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने आयनों में पूर्णतः ब्रेक नहीं होता है। डबल साल्ट पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। तो बोलेंगे, क्या कहेंगे कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बरकरार रखते हैं, उन्हें बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि ये जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। ओके। पॉइंट नंबर 3 क्या कहेंगे कि ये जलीय विलयन में पॉजिटिव टेस्ट यानी कि धन परीक्षण नहीं देते हैं, जस्ट उसका उल्टा है। इसको आप लोग लिख लेंगे। अब इसके एग्जांपल्स कुछ करेंगे यहाँ पे हम लोग। इसका सबसे फेमस एग्जांपल K4 FeCN का होल 6, ये बच्चों, ठीक है। तो देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर।
बच्चों क्या कहा मैंने कि जो ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन, या हिंदी में इसको मैं यहां पे लिख दूं, इसको हिंदी में बोलेंगे उप सह संयोजक सतह, उप सह संयोजक सतह। ओके बच्चों, एंड जो ब्रैकेट के बाहर उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर, यानी कि आयनित सतह। क्या बोलेंगे? आयनित सतह, आयोनाइजेशन स्पेयर, ठीक है ना, आईएस, आयोनाइजेशन स्पेयर। इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, सीएस, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और सबसे मुख्य बात यहां पर यह है कि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर कभी भी ब्रेक नहीं होता है, लिखेंगे पॉइंट इसको। और आयोनाइजेशन स्पेयर, आयनित सतह ब्रेक अपने आयनों में होता है। लिखिए इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर ब्रेक नहीं होता है, लेकिन आयोनाइजेशन स्पेयर ब्रेक होता है। ओके बच्चों, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी। तो अगर कोई आपसे कहता है कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंतर क्या होंगे, तो कहेंगे, चलिए इसको हम लिखते हैं यहां पर, है बोर्ड पे ही, डबल सॉल्ट DS एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। तो डिफरेंस इसका क्या होगा बच्चों? फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा कि ये जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। और ये क्या होगा कहेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि ये जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होते हैं कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों, नहीं होते। अब पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, तो ये पॉजिटिव टेस्ट परीक्षण, पॉजिटिव धन परीक्षण देते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट परीक्षण नहीं देते। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, नहीं देते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, ये जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। एंड इसका पॉइंट नंबर 3 क्या होगा कि ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में अपनी पहचान बरकरार रखते हैं, बरकरार रखते हैं। ओके बच्चों, तो ये इसका परिभाषा भी हो सकता है, ये भी इसका परिभाषा भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? आप लोग
कमेंट करके बताएं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करें। मैं देखता हूं कि व्यू होते हैं, एक कमेंट नहीं होते, लाइक भी नहीं होते उतने। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि कमेंट लाइक करने से हमारा भी उत्साह बढ़ेगा कि जो हम प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक साबित हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप अगर देखते हैं वीडियो तो कमेंट करें, ताकि मुझे चल पाए पता कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा। सो फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपसे मेरा विनती है कि आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें, और इसको सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया है तो। ओके बच्चों, घर पे रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।